let's see this concept when finance component is included in case of advance received from the customer. So let's understand this one example. So I'm selling laptop to a customer, and my customer told me that, ma'am, I want a customized type of laptop. So I told, yes, I can give you, but I will take 2 years to complete it. So my customer told, okay, ma'am, it's fine for me. So I told you have to pay 2 lakh right now फॉर दैट लैपटॉप। फिर मेरे कस्टमर ने बोला कि यार ये 2 लाख मैं आज पे कर रहा हूँ, पर या तो मैं 2 साल बाद जब मुझे लैपटॉप मिल जाएगा तब मैं पे करूंगा, तब भी 2 लाख ही रहेगा, तो उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? मुझे आज भी 2 लाख देना है, मुझे 2 साल बाद भी 2 लाख देना है, तो मुझे क्या इससे बेनिफिट मिलेगा? तो मैंने बोला बात तो सही है। तो मैं क्या किया, अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% का चल रहा है। अभी ये वाला जो है ना, उसको हम लोग एज ए लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं। लाइबिलिटी क्यों कंसीडर करते हैं? बिकॉज मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरे साइड से किया भी नहीं है, तो भी मुझे उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन मिल गया है, तो भी मुझे इनकम मिल गया है, तो इसको एज एन अर्नड इनकम करके हम लोग लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि हमें 2 लाख का क्या मिल गया? लोन मिल गया, ठीक है। तो अभी ये जो है वो हमें 2 साल बाद मिलने वाला है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, उसको यूज करके हम लोग 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू लेके आते हैं, फिर उसमें 10% का इंटरेस्ट चार्ज करके 2 साल तक इंटरेस्ट चार्ज करके हम लोग फिर 2 साल में उसको पेमेंट में कंसीडर कर लेंगे। नाउ सी, तो 2 लाख को अगर हम लोग 10% को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे तो ये अमाउंट आएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते करते हम लोग क्लोजिंग बैलेंस तक आ जाएंगे। नाउ सी, एंट्री कैसे पोस्ट होगा? पहले तो हमें क्या मिल रहा है? इतना कंसिडरेशन मिल रहा है, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज आइडियली तो इसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे? एज ए लोन, जिसका रीपेमेंट हम लोग 2 साल बाद लैपटॉप देने से करने वाले हैं। अभी हमने लोन लिया है तो उसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग जो हमें ये कस्टमर है आज के डे पे एज एन एडवांस हमें इतना अमाउंट तो पे करने वाला है, तो हम लोग उसको बैंक टू अर्नड इनकम करके रिकॉर्ड करेंगे। अर्नड इनकम क्यों? बिकॉज हमें इसको एज ए लाइबिलिटी दिखाना है, एज ए ऐसा इनकम दिखाना है कि जो हमने अभी तक अर्न नहीं किया है, तो भी हम मतलब मिल गया है हमें। फिर हम लोग इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, बिकॉज बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी है, एज अ लोन है, तो लोन में हम लोग इंटरेस्ट भी अक्रूड करेंगे। फिर हम लोग ये इंटरेस्ट कॉस्ट को पीएनएल में हिट कर देंगे, और फिर सेकेंड ईयर में भी सेम। एंड देन जब 2 साल बाद हम उसको लैपटॉप दे देंगे, तो उसको ऐसा माना जाएगा कि जो हमने ये लोन लिया था उसका हम लोग रीपेमेंट कर रहे हैं बाय गिविंग लैपटॉप। तो जो भी हमारे अर्नड इनकम में जितना भी अक्रूड हुआ है उसको फिर हम लोग रेवेन्यू में लेके नॉक ऑफ कर देंगे। सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक एसटी लिमिटेड है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कस्टमर के साथ एक असेट सेल करने का, और ये कंट्रोल ऑफ दी असेट जो है ना वो 2 साल बाद कस्टमर को ट्रांसफर होगा। और एसटी लिमिटेड ने कस्टमर को 2 ऑप्शन दिए कि आप 5,000 का पेमेंट कर देना आफ्टर 2 इयर्स जब आपको असेट मिले तब, या तो आप 4,000 का अभी पेमेंट कर दो और फिर 2 साल बाद आप असेट ले लेना। अगर आप अभी पे कर दोगे तो आपको 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अभी कस्टमर ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया। अभी एसटी लिमिटेड ने भी इंडेस पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट आएगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम गैप है बिटवीन फुलफिलिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। तो फाइनेंस कंपोनेंट आएगा इसमें। अभी इंटरेस्ट रेट है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 11.8% थी, ठीक है, बिकॉज हमें कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिकली प्रेजेंट करना था। अगर हम लोग 5,000 को 11.8% की रेट से पीवी करते हैं ना तो वो 4,000 आ जाती, ठीक है। आप देख लेना एक बार ट्राई करके। फिर एसटी लिमिटेड ने ऐसा कंक्लूड किया कि मार्केट में 6% की बोरोविंग रेट चल रही है, तो हम लोग ये रेट को कंसिडर करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें जर्नल एंट्री पास करके बताना है, और हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट को वो बताना है।
तो देखो हम लोग को तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तब हम लोग को 4000 मिल गए, ठीक है? तो इसको तो हम लोग एज़ एन एडवांस कंसीडर करते हैं, तो उसको एज़ एन अर्न्ड इनकम में 4000 शो करेंगे। कैश अकाउंट टू अर्न्ड इनकम अकाउंट। अभी इसका हम लोग अमोर्टाइज़ेशन कॉस्ट टेबल देख लेते हैं, ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग का कितना है 4000, फिर हम लोग उसमें 6% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो हमारा क्लोजिंग इतना आ गया फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग का ओपनिंग ये है, उसमें वापस हम लोग इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो हम लोग को क्लोजिंग पूरा मिल गया। आइडियली तो हमें बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का अमाउंट हमें मिल गया है। तो अभी फर्स्ट ईयर एंड में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, अर्न्ड इनकम में, और फिर सेकेंड ईयर में भी चार्ज करेंगे, और फिर हम लोग का जो भी रहेगा अर्न्ड इनकम में, उसको हम लोग फिर रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज सेकेंड ईयर के बाद हम लोग भी अपना असेट दे रहे हैं, ठीक है? तो उसको ऐसा माना जाएगा कि जो हमने ये एज ए लाइबिलिटी शो किया था अर्न्ड इनकम को, वो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं बाय गिविंग आवर असेट। Let's discuss this concept where we are dividing our transaction price between our performance obligation. So now let's understand this with one example. Suppose I'm having a business where I'm selling machinery and I'm also giving maintenance service to the customer. Okay, so I'm giving machinery and maintenance service both separately in my shop. मतलब अगर किसी को मशीनरी चाहिए तो आई एम सेलिंग इट सेपरेटली, एंड ऑल्सो मेंटेनेंस सर्विस रिलेटेड टू द मशीनरी आई एम गिविंग टू माई कस्टमर. Also I am selling this as a combo in which I give both of this for rupees 50,000. Okay, so अभी इंडेस ने क्या बताया है कि आप अभी देखो इंडेस के हिसाब से यहाँ पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है? बिकॉज मैं इंडिविजुअली मशीनरी सेल करती हूँ और मेंटेनेंस सर्विस भी देती हूँ, सो यहाँ पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बट ट्रांजैक्शन प्राइस जो हमने रिकवर किया है वो एक है दोनों के लिए। तो इंडेस के हिसाब से हमें क्या करना होगा, ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ना उसको एलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो इंडेस ने क्या बोला है कि इसको कैसे एलोकेट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या है कि इफ सपोज आई एम जस्ट सेलिंग मशीनरी, मेरे शॉप में अगर मैं सिर्फ मशीनरी सेल कर रही हूँ तो वो मैं कौन सी प्राइस पे सेल कर रही हूँ, एंड इफ आई एम जस्ट गिविंग सर्विस तो वो मैं कौन सी प्राइस पे सर्विस दे रही हूँ। तो ये जो प्राइस है उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो जो मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस मिला है ना दोनों के कॉम्बो को सेल करने के बाद, वो वाला ट्रांजैक्शन प्राइस मुझे कैसे डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन दीज बोथ, इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अभी मशीनरी की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है 30,000, सर्विस की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है 22,000। अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे ना तो वो आएगा 52,000, और हम लोग कॉम्बो में देखो 50,000 का दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कस्टमर कॉम्बो में ले रहा है तो हम उनको 2,000 का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है? तो एज़ पर इंड एस क्या है कि जो भी ट्रांज़ैक्शन प्राइस है ना, आप उसको एलोकेट करके बताओ बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड रेवेन्यू भी आप उसके हिसाब से सेपरेटली करके दिखाओ। नहीं कि 50,000 पूरा रेवेन्यू में डाल दिया, ऐसा नहीं। मशीनरी का जो रेवेन्यू है मशीनरी के इसमें जाएगा, मेंटेनेंस सर्विस का जो रेवेन्यू है वो उसमें जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे, उसके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से। अभी देखो मशीनरी का हम लोग ने यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस ले लिया, मशीनरी की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस थी 30,000, तो उसके रेशियो में हमने मशीनरी की क्या फाइंड कर ली, ट्रांजैक्शन प्राइस। और वैसे ही हमने मेंटेनेंस सर्विस की भी ट्रांजैक्शन प्राइस फाइंड कर ली। तो यहाँ पे देखो हमें समझ आ रहा है कि आइडियली तो मशीनरी की प्राइस है 30,000, बट हमने अगर हम लोग एलोकेट करेंगे तो हमने मशीनरी उनको 28,000 में दे दिया, तो यहाँ पे अराउंड 2,000 का हमने इंडिविजुअली उनको क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया। वैसे ही इसमें भी आइडियली है सर्विस 22,000 की, बट वो लोग कॉम्बो में ले रहे इसलिए मैंने 21,000 की कस्टमर को दे दी। तो ये दोनों अमाउंट पे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा।
सेलिंग प्राइस इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग प्रायोरिटीज। अभी देखो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है ना, हमें वो क्वेश्चन में कैसे कैसे वे में दिया होगा और किसको हमें पहले प्रायोरिटी देना है वो यहाँ पे मैंने बताया है। अभी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम लोग अगर वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको अगर सेपरेटली सेल करेंगे तो कितने प्राइस पे सेल करेंगे उसको हम लोग एज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कंसीडर करते हैं, करेक्ट। तो पहले तो उसको ही प्रायोरिटी दिया है कि प्राइस एट विच वी आर जनरली सेलिंग टू कस्टमर इन अ मार्केट, वो वाला प्राइस जो होगा उसको पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे। फिर है कि अगर देखो अभी मैं वो गुड्स को रेगुलरली इतना मैं सेल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सपोज जो सर्विस है वो मैं रेगुलरली इतना कस्टमर को नहीं दे रही हूँ तो मुझे उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं पता है। तो क्या फिर कौन सा हमें मेथड चूज करना पड़ेगा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। वो बोला है कि एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। नाउ यू सी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन से प्राइस पे वो सर्विसेज दे रहे हैं मार्केट में, तो उसको कंसीडर करके उसको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आप मान लो, ठीक है। अभी मेरा एक कॉम्पिटिटर है सेम इंडस्ट्री में, वो अगर वो रेगुलरली भी वो सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो फिर उसको एज अ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस लेके आप कंसिडर कर लो वैसा। अभी मेरा कॉम्पिटिटर भी कोई इतना खास नहीं है और मैं वैसे भी अपनी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो है वो एस्टिमेट नहीं कर पा रही हूँ। तो कैसे करेंगे, जो भी मुझे कॉस्ट लग रहा है वो सर्विस देने में, वो कॉस्ट ले लेंगे और कॉस्ट पे मैंने जितना मार्जिन सोचा है वो सर्विस के लिए या तो फिर वो गुड्स के लिए, उसको ऐड करके हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। दिस इज अ थर्ड वे, मतलब एस्टिमेटेड गुड्स एंड सर्विसेज में सेकंड प्रायोरिटी इसको दिया है, ये वाले मेथड को दिया है। अभी यहाँ पे थर्ड है रेसिडुअल अप्रोच। अभी रेसिडुअल अप्रोच जो है वो एक ही प्रोडक्ट के उसमें एप्लीकेबल होगा। इसको देखते हैं हम लोग। नाउ आई एम सेलिंग थ्री प्रोडक्ट ए बी एंड सी। इसका ट्रांजेक्शन प्राइस है 20,000 और मुझे ए की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पता थी, तो मैंने वो तो एस्टिमेट कर ली। बी की मुझे नहीं पता थी, मैंने अपने कॉम्पिटिटर से ले ली बी की ट्रांजैक्शन प्राइस। और जो सी है ना उसकी अभी मुझे एस्टिमेट करना है। अभी जो सी की प्राइस है, मैं ऊपर जो भी मेथड है उससे मैं नहीं एस्टिमेट कर पा रही हूँ, मेरे पास उसका कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं सेकंड वाली यूज कर पाऊँ। तो अभी इंडेस ने ऐसा वाला केस भी कवर किया है। इंडेस ने क्या बोला कि आप जो भी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको ले लो और आप ए बी तो एस्टिमेट कर पा रहे हो, तो वो दोनों की प्राइस आप लेस कर दो और बाकी जो आ रही है, ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ सी मान लो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को इंडेस ने बताया है कि आप ऐसे ऐसे वे से स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो और फिर उसके रेशियो में हम ट्रांजैक्शन प्राइस क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। पे एक एंटिटी है और उन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कस्टमर के साथ टू सेल अ प्रोडक्ट ए बी एंड सी और उसका यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन प्राइस बताया है। The entity will satisfy the performance obligation for each of the product at different point in time. The entity regularly sells product A separately, therefore the standalone selling price is directly observable. अभी एंटिटी जो है वो प्रोडक्ट ए अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही इजी हो गया प्रोडक्ट ए की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना, ठीक है। अभी स्टैंड अलोन प्राइस जो प्रोडक्ट बी एंड सी की जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो फिर अभी एंटिटी को एस्टिमेट करना पड़ेगा उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उन्होंने प्रोडक्ट बी जो है उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो है वो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच के हिसाब से उन्होंने डिटरमाइन की और जो प्रोडक्ट सी है उसके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस मार्जिन वाले मेथड से उन्होंने एस्टिमेट किया। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए बी और सी की कितनी है और यहाँ पे उन्होंने मेथड भी बता दिया कि कौन से मेथड से उन्होंने ये डिटरमाइन की है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अभी हमें क्या करना है, हमें एलोकेट करना है, हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है ट्रांजेक्शन प्राइस। तो देखो ट्रांजेक्शन प्राइस हमारी कितनी थी, 10,000 थी। अभी हमें क्या करना होता है, इसको एलोकेट करना करना होता है बिटवीन द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो उसके रेशियो में हम ए बी सी में क्या कर देंगे, ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ए की जो है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस वो 5,000 है और टोटल मिला के कितनी आ रही है, 15,000 आ रही है। तो उसके रेशियो में हम ए का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, बी का भी वैसे एंड सी का भी वैसे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे।
डिस्कस किया ना वैसा ही ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पे और भी आगे सिनेरियोज में दूसरे दूसरे केसेस भी कवर किए। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक जीटीएम लिमिटेड करके है और यहाँ पे हमें 4 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज बताए हैं। तो यहाँ पे जो सिनेरियो 1 है ना वही सिमिलर है ऑफ अबव क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आप इसको पोज करके अपने हिसाब से भी सॉल्व करके देख सकते हो, जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन किया है उसके हिसाब से ही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो जीटीएम लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट जीटीएम इन एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,90,000। तो तीनों की प्राइस मिला के कितनी है? 1,90,000। और जीटीएम लिमिटेड विल सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। जैसे हमने पहले देखा वैसा ही है। अभी डी प्रोडक्ट वो लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सेल मतलब रोज रोज सेल कर रहे हैं, तो उसका प्राइस तो उन्होंने डिटरमाइन कर लिया। बट टीएम का नहीं ऐसा ऑब्जर्वेबल है, तो टी का उन्होंने क्या कर दिया, मार्केट अप्रोच से उन्होंने फाइंड कर लिया। और एम का जो है वो उन्होंने कॉस्ट प्लस मार्जिन जैसा ऊपर के क्वेश्चन में देखा वैसा ही है। और फिर यहाँ पे क्या दे दिया, हमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दे दी है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या है? 90,000, जी की 90,000, टी की ये। तो हमें यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दे दी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके रेशियो में एलोकेट कर देंगे। देखो ऐसे। अभी सिनेरियो 2 देख लेते हैं फटाफट। सिनेरियो 2 में क्या है अभी कि देखो यहाँ पे ये वाली लाइन उन्होंने ऐड कर दी कि ये तीनों को तो वो एज अ कॉम्बो बेच रहे हैं, साथ में टी और एम को भी एज अ कॉम्बो सेल कर रहे हैं 1 लाख का। इफ यू विल ऐड दिस बोथ अमाउंट, टी और एम का अगर आप अमाउंट ऐड करोगे ना तो ये आएगा 1,10,000, ठीक है। लैक्स में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो 10,000 का उनको डिस्काउंट मिलेगा अगर वो कॉम्बो में लेंगे प्रोडक्ट टी एंड एम। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी डिस्काउंट का फैक्टर है इंडिविजुअली प्रोडक्ट टी और एम में, ठीक है। और कंपनी ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। अभी देखो ये दोनों भी अलग से वो सेल करता है और साथ में तीनों प्रोडक्ट भी वो सेल करता है। अभी हमें क्या करना है, एलोकेशन करना है ट्रांजैक्शन प्राइस का, और प्रोडक्ट टीएम और एम में कितना एलोकेट होना चाहिए वो हमें डिटरमाइन करना है। तो भाई देखो ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे कि जिस प्रोडक्ट को हम लोग सेपरेटली एज अ कॉम्बो सेल करते हैं वो प्रोडक्ट का हम लोग रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी देखो हम लोग पहले टी और एम की रिवाइज सेलिंग होंगी वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 लाख का हम लोग कॉम्बो बेचते हैं टी और एम का, तो उसको ले लेंगे और उसकी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है उसके रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, उसको एलोकेट कर देंगे, ठीक है। फिर ये जो रिवाइज सेलिंग प्राइस है ना, फिर उसको ही हम लोग कंसीडर करेंगे बाकी के इसमें भी, मतलब जीटीएम वाले कॉम्बो में भी जीटीएम का डिस्काउंट फाइंड करने के लिए भी फिर हम लोग ये रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस ही हम लोग कंसीडर करेंगे, 40,000 और 60,000 जो हमने कैलकुलेट की वो। अभी हम लोग का जो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस है ऑफ जीटीएम वो है 1,90,000 और उसकी हम लोग ने स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके रेशियो में ये जो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस है उसके रेशियो में फिर हम लोग जीटीएम में क्या कर देंगे, डिवाइड करके उसकी क्या निकाल लेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सिनेरियो 3, तो यहाँ पे जीटीएम लिमिटेड ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अपने प्रोडक्ट जीटीएम सेल करने का। और जैसे सिनेरियो 2 में बोला है ना वैसी ही कंडीशन को वापस हमें लेके चलना है। तो जो भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हमने सिनेरियो 2 में जो कैलकुलेट की थी उसको उसको सेम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी यहाँ पे और एक एडिशनल एक चीज है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक होप करके प्रोडक्ट भी इंक्लूड है। तो टोटल कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 2,40,000 और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है ना वो अम, होप की जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है वो हाईली वेरिएबल है, बिकॉज कंपनी जो है वो होप प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर को सेल करते हैं फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ अमाउंट। तो उनका उसका जो अमाउंट है वो वेरिएबल है,
ठीक है, बिकॉज़ वो लोग एक रेंज में सेल करते हैं होप प्रोडक्ट को, तो उनसे एस्टिमेट नहीं हो पा रही है होप की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो अभी हमने क्या बोला है कि आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो प्रोडक्ट जीटीएम एंड होप की यूजिंग रेसिडुअल अप्रोच। पता है हमने जब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के मेथड देखे थे, तो उसमें लास्ट वाला जो मेथड था वो था रेसिडुअल अप्रोच, जहाँ पे हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल जो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है उसमें से बाकी जो भी प्रोडक्ट की जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होती है उसको माइनस करके जो डिफरेंस बचता है उसको फिर वो रिमेनिंग प्रोडक्ट की क्या मान लेते हैं हम लोग, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। तो वैसे ही होप लिमिटेड की भी हम लोग वैसे ही फाइंड करेंगे। तो देखो रिवाइज सेलिंग प्राइस हमने जो सिनेरियो 2 में जो कैलकुलेट की थी उसको ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और होप लिमिटेड की कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, 2,40,000 जो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस है यहाँ पे, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे बाकी प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ठीक है, 90-40 का, तो हमें होप लिमिटेड की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मिल गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस जो हमारा 2,40,000 है उसको क्या करेंगे हम लोग स्टैंड अलोन प्राइस के रेशियो में क्या करेंगे हम लोग एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो इसके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में हम लोग ये ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर देंगे बिटवीन जीटीएम एंड आर होप प्रोडक्ट में। ठीक है, अभी सिनेरियो 4 देखो, द सेम फैक्ट इन द सिनेरियो 3 applies to सिनेरियो 4, except that the transaction price is 2,25,000 instead of 2,40,000। तो जैसे सिनेरियो 3 में था वैसा ही सेम टू सेम अभी हमें कंसिडर करके चलना है, बट जो ट्रांजैक्शन प्राइस जो थी सिनेरियो 3 में वो अभी चेंज होके 2,25,000 हो गई है। ठीक है, तो अभी वापस से हमें बताना है ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करके। देखो, तभी वापस होप लिमिटेड की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस चेंज होगी। ठीक है, तो उसको वापस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो ये 35,000 आ गई होप लिमिटेड, सॉरी होप प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो है वो 35,000 आ गई, बट यहाँ पे देखो वो लोग कौन सी रेंज में सेल कर रहे हैं, 40,000 टू 65,000 की रेंज में ही उसको सेल कर रहे हैं। तो ये केस में रेसिडुअल अप्रोच जो है ना वो अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें एलोकेट नहीं करेंगे। So let's discuss this question. On 1st April 2020, a consultant entered into an agreement to provide due diligence, valuation, and software implementation service to a customer for rupees 2 crore. तो देखो यहाँ पे 3 सर्विस जो है वो कंसल्टेंट देने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। The consultant can earn 20 lakh bonus if it completes a software implementation by 30th September for rupees 10 lakh bonus, and if it completes software implementation by 31st, ओके ठीक है, तो कंसल्टेंट को 20 लाख का बोनस मिलेगा अगर कंसल्टेंट जो है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन 30th सितंबर तक कर लेता है तो, एंड 10 लाख का बोनस मिलेगा अगर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन 31st दिसंबर तक कर लेता है तो। अभी देखो यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन है वो फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, मींस ये जो है वो वेरिएबल कंसिडरेशन है और वो सोच के हमें चलना है। The due diligence, valuation, and software implementation service are distinct and therefore are accounted as a separate performance obligation. और अभी यहाँ पे जो है ना कंसल्टेंट ने ऑलरेडी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करके दी है, बट उसने है ना पोटेंशियल बोनस इंक्लूड नहीं किया है। आगे हमें बताया है कि पोटेंशियल बोनस क्यों उसने कंसीडर नहीं किया है, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा है कि वो जैन को कंप्लीट कर पाएगा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो कि यहाँ पे कंडीशन में है ही नहीं, तो उसकी वजह से उसने यहाँ पे बोनस इंक्लूड नहीं किया है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में। ठीक है, फिर यहाँ पे वही लिखा है, ये जो लाइन्स है ना उसमें उसको लग रहा है कि वो बोनस अर्न नहीं कर पाएगा, बट ऑन 1 जुलाई 2020 को कंसल्टेंट को ऐसा लगा कि प्रोजेक्ट ने तो अच्छा परफॉर्म किया है पहले से, और उसको अभी ऐसा लग रहा है कि 30th सितंबर तक क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसको 20 लाख का बोनस मिल सकता है। और 1 जुलाई 2020 को उसने कंसल्टेंट ने डिटरमाइन किया कि 100% तो कंप्लीट हो गया है,
ड्यू डिलीजेंस एंड वैल्यूएशन का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बट 60% ही कंप्लीट हुआ है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की सर्विस सिर्फ 60% ही कंप्लीट हुई है एज ऑन 1 जुलाई 2020 को। ठीक है। डिटरमाइन हाउ चेंज इन कंसल्टेंट एस्टिमेट टू रिफ्लेक्ट अ बोनस। अभी इसने जो अपना एस्टिमेट चेंज किया उसकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा और हमें कितना रेवेन्यू बुक करना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2020। देखो एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी अ, हम लोग ऐसा कॉम्बो में सेल करते हैं और वेरिएबल कंसिडरेशन उसके अंदर इंक्लूड है, तो वो वेरिएबल कंसिडरेशन जिस प्रोडक्ट के रिलेटेड है डायरेक्टली वो प्रोडक्ट में ही वो रिकॉर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही वेरिएबल कंसिडरेशन है, तो वो सॉफ्टवेयर के रेवेन्यू में ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल कंसिडरेशन उसको लग रहा है कि हाँ, अभी जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं 30 सितंबर तक कर सकता हूँ, तो उसके रिलेटेड कस्टमर ने कितना बोला था बोनस, 20 लाख का बोनस, तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड का है ये कंसिडरेशन। ठीक है। तो ये इसके रेवेन्यू में ही रिकॉर्ड होगा। बाकी के जो प्रोडक्ट है, बाकी की जो सर्विस है, उसमें वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज वो उसके रिलेटेड है ही नहीं। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड वेरिएबल कंसिडरेशन है तो वो उसके रेवेन्यू में ही जाके रिकॉर्ड होगा। तो हम ये देख लेते हैं, मैंने इसका समरी बनाया है कि ऑन 1 जुलाई क्या होगा। अभी 2 करोड़ का जो है वो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस है, तो 1 जुलाई को हम लोग ड्यू डिलीजेंस की जो यहाँ पे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दी है और वैल्यूएशन की भी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दी है उसके हिसाब से उसका रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लेंगे बिकॉज ये तो 100% कंप्लीट हो गई है सर्विस। बट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे 1 करोड़ दी है, तो पहले तो वो ले लेंगे। अभी देखो हमें अभी क्या लग रहा है 1 जुलाई को कि हाँ, हम अभी वेरिएबल कंसिडरेशन भी अचीव कर सकते हैं, तो हमने बोनस में इंक्लूड किया है सॉफ्टवेयर की ट्रांजेक्शन प्राइस में। तो ठीक है, तो उसकी फिर टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस इतनी हो गई। अभी हमें क्यूमुलेटिव रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना है, तो अभी तक हमने कितना रेवेन्यू बुक करना चाहिए। अभी हमारी जो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो इतनी हो गई इंक्लूडिंग बोनस, और हमने कितने परसेंट तक की सर्विस कंप्लीट की है, 60% तक की है, तो उसके हिसाब से इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। बट हमने कितना रिकॉर्ड किया है, 1 करोड़ का 60% अभी तक हमने रिकॉर्ड किया है, तो 12 लाख का हम लोग और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे एज ऑन 1 जुलाई 2020। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट कवर्ड है इन डेस्क के, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल टू लाइसेंस, लाइसेंस ए एंड लाइसेंस बी, और ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक तो लाइसेंस ए का और लाइसेंस बी का, और फिर यहाँ पे हमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दी है ए और बी की। ठीक है। और नीचे ऐसा लिखा है कि लाइसेंस बी तो हम लोग एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही उसका कंट्रोल पास कर रहे हैं। ओके। और हम लोग लाइसेंस ए जो है वो 1 मंथ के बाद देंगे, मतलब 1 मंथ के बाद उसका कंट्रोल देंगे लाइसेंस ए का। अभी यहाँ पे केस ए में क्या दिया है कि प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइसेंस ए इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 16 लाख, और लाइसेंस बी का जो है, अभी बी जो है ना वो क्या है कि फ्यूचर में मिलने वाला है उसको। ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिखी है, ठीक है, और मैंने बुक पब्लिकेशन को उसका लाइसेंस दिया है कि हाँ ठीक है, मैंने जो बुक लिखी है वो आप पब्लिश करके आप बेचना और फिर उस पे मुझे कमीशन दे देना। तो ये केस में मुझे कमीशन कब मिलेगा, जैसे जैसे वो बुक सेल करना चाहेगा वैसे वैसे वो मुझे कंसिडरेशन देता जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। ठीक है, कि हम मैंने उसको लाइसेंस दिया है और वो लाइसेंस को यूज करके वो जो भी सेल करेगा उसमें से फिर वो मुझे कंसिडरेशन देना चाहेगा। तो ये सब लाइसेंस भी जो है वो वैसे टाइप का लाइसेंस है। तो उसका जो कमीशन है वो 3% डिसाइड हुआ है जो भी कस्टमर फ्यूचर सेल्स करेगा उस पे। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल कंसिडरेशन 20 लाख का एस्टिमेट किया। अभी देखो ये वाले हमें क्या करना है, एलोकेट करना है ट्रांजेक्शन प्राइस। अभी यहाँ पे देखो जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है ए और बी की, और जो
अमाउंट से हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो सेम ही है, तो हम इसको अगर एलोकेट भी करेंगे ना एज पर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस तो सेम ही आएगी। ठीक है, 16 लाख और 20 लाख की आएगी, ऑब्वियस है। बट अभी देखो यहाँ पे स्टेप 5 का एक कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इंडेक्स जो है वो 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है, तो लास्ट स्टेप मतलब 5 स्टेप्स जहाँ पे हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होता है एक्चुअली, तो उसमें कॉन्सेप्ट दिया है। अभी देखो यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट कैसा है कि कंट्रोल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पास्ड और गिवन, मतलब जब हम पीओ सेटिस्फाई कर रहे हैं तब, या तो जब हमें रेवेन्यू मिल रहा है उसमें से जो भी लेटर मतलब जो भी बाद में मिल रहा है तब टाइम पे हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। बताती हूँ ये वाले क्वेश्चन से। अभी देखो अभी ए का जो है हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब फुलफिल करेंगे, 1 मंथ बाद, बट उसका जो कंसिडरेशन है वो हमें आज मिल रहा है। तो इसमें लेटर वाली जो चीजें है वो क्या है, 1 मंथ लेटर। तो हम लोग जो रेवेन्यू है मतलब हम लोग का जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो लेटर फुलफिल होने वाला है, तो हम लोग रेवेन्यू भी लेटर रिकॉर्ड करेंगे। तो ए का जो है रेवेन्यू 16 लाख का वो हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आफ्टर 1 मंथ। अभी बी के केस में देखो हम लोग बी के केस में कंट्रोल तो जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तभी हमने पास कर दिया, बट बी का जो रेवेन्यू है वो हमें सब्सिक्वेंट पीरियड में मिलने वाला है, तो हम लोग रेवेन्यू जो है वो सब्सिक्वेंट पीरियड में उसका रिकॉर्ड करेंगे विच एवर इज लेटर। तो ये केस में रेवेन्यू लेटर केस में है, तो जब हमें रेवेन्यू मिलेगा तब हम लाइसेंस बी का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अभी केस बी देखो, केस बी में अभी लाइसेंस ए का अमाउंट 6 लाख हो गया और लाइसेंस बी से हमें 4 लाख का कंसिडरेशन मिला, और यहाँ पे जो लाइसेंस ए का जो कंट्रोल है वो 3 मंथ में ट्रांसफर हो रहा है। हमने आगे के क्वेश्चन में क्या देखा कि वो 1 मंथ में ट्रांसफर हो रहा है मतलब आगे के केस में, बट केस बी में क्या है कि वो 3 मंथ के बाद कंट्रोल पास हो रहा है लाइसेंस ए का, तो वापस से हमें एलोकेट करना है ट्रांजेक्शन प्राइस एंड रेवेन्यू जो हमें रिकॉग्नाइज करना है वो। तभी केस बी में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी देखो ये वाले क्वेश्चन में कैसा है, अगर आप देखोगे ना तो लाइसेंस ए का जो अमाउंट है वो अभी हम लोग 6 लाख ले रहे हैं सिर्फ, और लाइसेंस बी का जो है वो 30 लाख है, और हम ये दोनों को टोटल करेंगे ना तो वो 36 लाख आएगा, और यहाँ पे भी हम लोग टोटल करेंगे तो ये 36 लाख होगा। तो यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है डायरेक्टली कि मैनेजमेंट को है ना कुछ मैनिपुलेशन करना है। मे बी उनको लाइसेंस ए का जो रेवेन्यू है वो कम दिखाना है और लाइसेंस बी का रेवेन्यू ज्यादा दिखाना है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उनका मैनिपुलेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये केस में इंडेस ने बोला कि ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी उसकी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है उसको कंसीडर करके ही हम लोग ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये केस में कैसा करेंगे, 6 लाख जो है ना उसको भी उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से एलोकेट करेंगे, और ये जो 4 लाख हमें जो मिला है कस्टमर से उसको भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से हम लोग एलोकेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि इफ देर इज अ ह्यूज difference between the standalone price and the price under the contract, so we will allocate as per SSP ratio। तो अभी देखो हमें 6 लाख मिल रहा है, पहले तो ए के इसमें लाइसेंस ए में से 6 लाख मिल रहा है, तो 6 लाख को हम लोग उसके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से करके ए का रेवेन्यू डिटरमाइन कर लेंगे, सेम बी का। अभी यहाँ पे मेन है कि कौन से टाइम पे हमें रिकॉर्ड करना है, तो ए का जो है रेवेन्यू वो तो हमें आज मिल रहा है, कंसिडरेशन आज मिल रहा है, बट हम लोग कंट्रोल कब दे रहे हैं, आफ्टर 3 मंथ। तो विच एवर इज लेटर, तो 3 मंथ के बाद हम लोग ए का रेवेन्यू बुक करेंगे, और जो बी का है वो हम लोग आज ही करेंगे, बिकॉज हमें कंसिडरेशन जो है वो आज मिल गया है, और हम लोग ने लाइसेंस भी जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तभी हम लोग ने जो कंट्रोल जो है लाइसेंस बी का वो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तभी हमने दे दिया था। ठीक है, फिर हम लोग जो बी का जो है बी का कंसिडरेशन 4 लाख हमें मिला है, तो उसको भी हम लोग उसके ही स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में डिवाइड करके रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका भी जो टाइम होगा रेवेन्यू बुक करने का वो 3 मंथ लेटर, और इसका भी प्रेजेंट डेट पे ही रिकॉर्ड करेंगे।